अमित, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से सबसे स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था कि वो लोग क्या क्या चीजें चाहते हैं। क्या अब वो इस बात को कह रहे हैं, बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या उन्हें मिल पा रहा है? श्वेता, देखिए, मैंने खुद कई बार जो बहुत करीबी सूत्र हैं टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू से, उन लोगों से बात की है और इस वक्त वो फिलहाल अपने कार्ड्स को सेव करके रखना चाहते हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और अगर आप उस प्रायोरिटी लिस्ट को भी देखिए, क्योंकि जिन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की पॉलिटिक्स को देखा है वो उस बात को समझेंगे कि देखिए फिलहाल जो दो सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटीज हैं वो सीबीएन के लिए, वो ये है, नंबर एक कि आंध्र प्रदेश के राजस्व में पैसा नहीं है, स्टेट कॉफर्स में पैसा नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी, उन्होंने जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाए थे उसकी बहुत बड़ी लायबिलिटी बनी है। तो केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत है इस वक्त आंध्र प्रदेश को। अगर स्पेशल स्टेट का स्टेटस नहीं मिलता है तो स्पेशल फाइनेंशियल एड की मांग ऐसी है जिसपे चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी जो है पीछे हटने वाली नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। दूसरा मसला है अमरावती को स्टेट कैपिटल, हैदराबाद जैसा स्टेट कैपिटल बनाने का सपना है चंद्रबाबू नायडू का। उसमें भी जो केंद्र सरकार है उसकी मदद की जरूरत है। उस बात को भी पाइपलाइन में डाला गया है। ये खुद टीडीपी के सांसदों ने हमको ये जो है कंफर्म किया है। और इसके बाद कैबिनेट बर्थ्स की बात आती है, उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि खींचतान उस मसले को लेके होगा, श्वेता, क्योंकि जब आप एक लार्जर गोल को लेके चल रहे होते हैं तो आप कुछ मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। सूत्रों ने हमें ये जरूर बताया है कि यहाँ कैबिनेट का स्ट्रक्चर जो भी हो, आंध्र प्रदेश में 2 कैबिनेट का बर्थ जो है वो बीजेपी को दिया जाएगा। 12 तारीख को संभवतः वहां पे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे शामिल होंगे उस पूरे कार्यक्रम में। तो वहां के कैबिनेट के स्ट्रक्चर में संभवतः 2 बीजेपी के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आखिरकार अलायंस जो है कितना स्ट्रांग और स्टेबल इस वक्त दिख रहा है। स्ट्रांग और स्टेबल मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि दोनों ही पार्टियों की एक दूसरे से जरूरत है। जहां बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, आप सिर्फ 16 ना माने, 16 + 2 माने, पवन कल्याण की पार्टी के भी 2 सांसद हैं, तो 18 का आंकड़ा होता है आंध्र प्रदेश से जो एलायंस से आ रहा है। तो बीजेपी को जरूरत है चंद्रबाबू नायडू की, और चंद्रबाबू नायडू को जरूरत है केंद्र से वित्तीय सहायता की, अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाने के लिए और जो चुनावी वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा करने के लिए। स्टेट कॉफर्स पे जितना ज्यादा इस वक्त लोन है आंध्र प्रदेश पे, उस लोन को ठीक करने के लिए, राजस्व को ठीक करने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, केंद्र का समर्थन नहीं मिलता है, तो राज्य में उनके लिए स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। क्योंकि फिलहाल वहां पे विपक्ष सिर्फ 11 विधायकों का है। तो किसी भी हालत में स्वतः चंद्रबाबू नायडू किसी और पर ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे नाकामयाबी का। इसलिए केंद्र का जो राज्य यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ समर्थन हो, तालमेल बना रहे, ये जरूरी है। और इससे उलट भी दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। टू एंड फ्रो वाला संबंध यहाँ पे बन रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है वो लंबा चलने वाला है। और फिलहाल चंद्रबाबू नायडू किसी हड़बड़ी में नहीं दिख रहे हैं किसी कैबिनेट बर्थ और पोर्टफोलियो को लेकर। श्वेता, जाहिर सी बात है, एक तो एनडीए में वापस लौटने के साथ ही उन्हें केंद्र में वापस लौटने का मौका मिला, राज्य ने वापस मौका दे दिया, और उन्हें भी मालूम है कि एनडीए से अलग हटकर थोड़ी किस्मत चित्रा उनकी ठीक चली नहीं थी। तो इसीलिए अभी एक तरह से कहें तो दोनों तरफ को एक दूसरे की उतनी ही अधिक आवश्यकता है। और बीजेपी भी इस बात को समझते हुए चलेगी कि कुछ चीजें हैं जिसके लिए उन्हें आपको मदद करनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष बहुत आक्रामक हो गया है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले, यानी वहां पर कोई विरोध हो उससे पहले ही हमने देखा कैसे राहुल गांधी एक स्कैम को लेकर सामने आ गए थे। यानी कि वो अपने इलेक्टोरल मोड में अभी भी नजर आ रहे हैं और उनके तेवर बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है बड़ा कठिन होगा सरकार के लिए। देखिए, देश की जनता भी यही चाहेगी कि सरकार के कामकाज को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहें और मजबूती से अपना पक्ष रखते रहें। क्योंकि हम सब ने देखा है बीजेपी जब जब विपक्ष में बैठी है तब सरकारों के लिए कितनी मुश्किलें उसकी ओर से खड़ी की गई। तो ये अच्छी बात है, 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और उसके बाद एक सशक्त मजबूत विपक्ष हमें दिखाई देगा नई संसद के भीतर। लेकिन इन सब के भीतर देखिए, जिस नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने एक बार फिर से चुना है एनडीए के जरिए, श्वेता, हम सब जानते हैं 2-3 बातें। एक तो नरेंद्र मोदी को
चुनने वाला कोई चुनाव वो आज तक नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर 2001 में जब यहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भेजा था गुजरात, उसके पहले कोई भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके फिर वो उपचुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वो विधायक चुने जाते हैं। तब से लेकर आज तक उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और इतने बड़े लोकतंत्र में देखिए, दुनिया भर में हम सब ने देखा है श्वेता, हाल ही में बहुत सारे रिजल्ट आए जिसमें लोकतांत्रिक अगर देशों की बात करें जो जनता के जरिए चुना जाता है, उनमें हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसी नेता को तीसरी बार अपने पलक पांवड़ों पर बिछाने का काम यहां पर देश की जनता ने किया है। 99 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी को, वो तब है जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा की, उसके बाद पूर्वोत्तर से लेकर फिर गुजरात तक की यात्रा की। राहुल गांधी की मेहनत को आप कतई नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर राहुल गांधी की पार्टी को अपना पहला विकल्प नहीं मानकर और यहां पर 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता चुनती है, तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। देखिए, मौजूदा वक्त में बार बार आरक्षण का मुद्दा उठा कि क्या आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ने जिस तरह से उठाया, इस वजह से बीजेपी की ये स्थिति हुई और उसको बहुमत नहीं मिला है। रामनाथ कोविंद की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों ने देखी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, एससी समुदाय को वो प्रतिनिधित्व देते हैं, पेशे से वकील रहे, उसके बाद राज्यसभा के सांसद चुने गए, बिहार के राज्यपाल भी रहे और उसके बाद देश का राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर श्वेता, रामनाथ कोविंद ने 3 महीने पहले ही मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दी है। अब इसको लेकर बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी? तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा यकीनन निकलकर सामने आया है, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने जिस तरह के मुद्दे उठाए थे और बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, उसको किस तरह से नरेंद्र मोदी हैंडल करेंगे, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो देखना दिलचस्प रहेगा। संसद भवन के भीतर जब एक साथ हम देखेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मजबूती से, दमदारी से, पूरी तैयारी से अपनी बातें रखेंगे, तो लोकतंत्र हमारा और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा मजबूत होगा और दुनिया भर में एक बहुत सशक्त मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति रहती है जहां पर विपक्ष भी मजबूती से अपनी बात रखता है और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ अपना जवाब देती है। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है उधर वाले भी कुछ है, इधर वाले मोदी सरकार की तरफ से पहले भी कुछ कदम हैं जो पीछे लिए गए हैं, बदले गए हैं। किसान आंदोलन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो कृषि बिल थे उनको वापस लिया गया था। तो क्या रोजगार के मुद्दे को बहुत संजीदगी से लेते हुए और उसी से जुड़ा चूंकि अग्निवीर हो जाता है, उस हिसाब से भी सरकार आगे कदम उठाएगी?